गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA इंटर का लॉ एंड एथिक्स में लेवल जो टॉपिक है उसमें आज पढ़ेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, इस टॉपिक से 15 या 20 नंबर का आजकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं डायरेक्टली चैप्टर में आ रहा हूँ। देखिए, ये एक्ट मेन बेसिकली 3 स्कीम को कवर करता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड कैसे दिया जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय को पेंशन कैसे दिया जाएगा। और एक तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कैसे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आ रहे EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए, मैं इस EPF, ये जो PF का फंड आपको समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस एक्ट को क्यों लाया, पर्पस क्या है, इसको समझिएगा। ठीक है, बेसिकली प्रोविडेंट फंड क्या है। देखिए, प्रोविडेंट फंड लाया था गवर्नमेंट लोअर क्लास का एम्प्लॉय के लिए, जो लो इनकम है उन लोगों के लिए लाया गया था। इस एक्ट को लाने का पर्पस यही था कि जो लोअर क्लास वाले आदमी हैं उन लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं, कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए लाया गया था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद तो काम नहीं कर पाएंगे, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे, लोअर क्लास वाले इनकम जो वीकर इनकम सेक्शन है, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको क्या एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा कि आप इसको एक लमसम पैसा ले लीजिए, इससे आप फ्यूचर में सर्वाइवल भी कर सकते हैं, या अपने लिए यदि कुछ घर उर खरीदना चाहे या अपने बेटे बेटी का शादी भी करना चाहे तो आप इस पैसा से कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको देखते हुए ये एक्ट को बनाया गया था। देखिए, इस एक्ट में क्या होता है आप समझिए। और मैं थोड़ा सा प्रोविजन में भी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए, लमसम अमाउंट गिवन टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है 58 या 60 साल की एज में, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा कि ये लो, तुम्हारा इतना फंड जमा हुआ है, आप ले लो। अब इसमें क्या होता है, देखिए, कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ। मतलब EPF अकाउंट जो खोलता है उसमें क्या होता है, चीज़ को समझिए। हर महीना एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जाता है उसमें से 12% पैसा काट लिया जाता है। जो बेसिक पे प्लस DA रहता है उसका 12% काट लेता है एम्प्लॉयर, और खुद भी उसमें 12% कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों को मिला के EPF अकाउंट में जमा होता है। लेकिन EPF अकाउंट में जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें पूरा 12% जमा नहीं होता है। एम्प्लॉयर का 3.67%, याद रखिएगा, जितना बेसिक पे प्लस DA होता है उसका 3.67% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन PF अकाउंट में जमा होता है। घुमा फिरा के आप यहाँ से परसेंटेज में आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यहाँ आप ये समझिए कि एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है, एम्प्लॉय कुछ पैसा देता है, हर महीना एम्प्लॉय का सैलरी से कुछ पैसा काटता है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर मिला के PF अकाउंट में जमा कर देता है। और जमा होते होते जब वो जॉब छोड़ेगा तब तक हर महीना जमा जो पैसा जमा हो रहा है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला के उसको रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा। लो, तुम्हारा PF का फंड है, तो उसको एक लमसम पैसा मिल जाएगा, उससे वो सर्वाइवल भी कर सकता है, अपना बच्चों का शादी भी कर सकता है, अपने लिए घर भी खरीद सकता है। तो घुमा फिरा के ये एक तो रिटायरमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट ने एक रिटायरमेंट स्कीम बनाई थी लोअर क्लास इनकम के लिए, जो उनको रिटायरमेंट में एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी पैसा नहीं बचा पाते, जितना कमाते उतना खा लेते हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, इसीलिए ये फंड बनाया गया था। देखिए, रिटर्न लमसम अमाउंट विद इंटरेस्ट, जब जो उनको सैलरी से काट के जमा किया जा रहा है उसमें 8.33 आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको मिलता है पर annum के हिसाब से। ये समझ में PF जो कंसेप्ट इसका लाया गवर्नमेंट, उस कंसेप्ट को समझिए कि प्रोविडेंट फंड लाने का पर्पस क्या था। एक लमसम बेनिफिट दे दिया जाएगा एम्प्लॉय को। अब देखिए, एक चीज़ है EPS, इसमें बोलता है पेंशन स्कीम। ये एक तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ये क्या लाया गया, इसका फंडा क्या, देखिए, मंथली पेंशन टू एम्प्लॉय आफ्टर 58 ईयर्स ऑफ एज। क्या होगा, जब 58 के आसपास, 58-60 साल का जब एक एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है तब वो तो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। ये तो लोअर क्लास इनकम के लिए है, जिसका सैलरी 15,000 के आसपास है, तो उन लोग 58-60 साल की उम्र में कमा नहीं पाएंगे। तो उनका ही सैलरी से, इसमें क्या होता है, हर महीना ओनली एम्प्लॉयर डू कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जो 12% यहाँ पर PF में कंट्रीब्यूशन करता है उसमें से PF में सिर्फ 3.67% जाता है, और रिमेनिंग जो है 8.33% उसका EPS अकाउंट में चल जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय में याद रखिएगा, पेंशन फंड जो होता है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का पैसा लगता है, एम्प्लॉय उसमें 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है।
समझ में आया। और ओनली एम्प्लॉयर डू कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के उसमें जमा किया जाता है। उसके बाद उसको देखिए, इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन का कि मंथली पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो उसका लास्ट 12 महीने का सैलरी होगा इनटू ईयर्स एम्प्लॉयड, माने कितना साल वो नंबर ऑफ ईयर एम्प्लॉयड, कितना साल वो काम किया, डिवाइडेड बाई 70 कर देंगे। जितना आएगा उसको हर महीना एम्प्लॉय को दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है चीज़ को समझिए। सपोज पीएफ का पैसा मिला और पीएफ का पैसा उसने अपने घर खरीदने में खर्चा कर दिया। अब उसको हर महीना के लिए सर्वाइवल के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, इसलिए दिया जाएगा कि हर महीना वो अपना घर खर्चा चला सके। एम्प्लॉय जो लोअर क्लास वाला आदमी अपना हर महीना घर खर्चा चला सके, इसीलिए ये पेंशन स्कीम दिया गया, ये फंडा लाया गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब डिटेल चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, खाली मैं फंडा बता रहा हूँ। फंडा को समझिए कि स्कीम लाने का पर्पज क्या था गवर्नमेंट का। अब एक तो लाया EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। ये क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय मिल जाता है तो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, वही है। अब हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं PF, प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें बोला गया दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के पूरा इंडिया में यह एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एक बार आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ एक सेकंड में। देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ किस फैक्ट्री किस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए फैक्ट्री हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉय, वो फैक्ट्री जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा कर्मचारी है। एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वह एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। दो एक्ट एप्लीकेबिलिटी में दो चीज़ याद रखना है, वह फैक्ट्री जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, दूसरा वह एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उस पर यह एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का बता रहा हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 5-6 बार आया है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यही यदि आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी यदि पीएफ के लिए भी आएगा, पेंशन फंड के लिए भी, तो आप सेम ही लिखिएगा, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एक्ट के लिए भी आएगा तो लिखिएगा, याद रखिएगा। मेनली ये प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया गया था, ये एक्ट प्रोविडेंट फंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उस कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है प्रोविडेंट फंड वाला रूल्स, ठीक है। बोला गया देखो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ लेस देन 50 एम्प्लॉय एंड वर्किंग विदाउट द हेड ऑफ पावर, ठीक है। मतलब वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 50 से कम आदमी काम करते हैं, प्लस उन लोग काम कर रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के। समझ में आया, सीधा इतना याद रखना है, वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम आदमी काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, विदाउट द हेड ऑफ पावर, ठीक है। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो होती है वो सब में ये होता है। दूसरा, ए न्यूली एस्टैब्लिशमेंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, कोई भी नया फैक्ट्री जितना भी एम्प्लॉय है पहला 5 साल उसको छूट दे दिया गया है कि आप पीएफ मत काटिए, पीएफ जमा मत कीजिए। नई एस्टैब्लिशमेंट है, उसको सेटअप होने में टाइम लगेगा, कमाई करेगी तभी तो एम्प्लॉय का भला के लिए सोचिए। थर्ड बोलता है अदर एस्टैब्लिशमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हिच एम्प्लॉय आर रिसीविंग बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड। मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रोविडेंट फंड का रूल है, वो उसके हिसाब से प्रोविडेंट फंड ले रहे हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी पे जो एप्लीकेबल है, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल होगा उन पर, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में सिर्फ इतना याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी कीवर्ड याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, नई स्टैब्लिशमेंट पहला 5 साल, तीसरा जो स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। 3 चीज़ याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यूली स्टैब्लिशमेंट और स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उस पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, एलिजिबल एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को पीएफ मिलता है, एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, ठीक है। एम्प्लॉय whose salary is not more than ₹15,000 it is eligible to join provident fund।
मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 से कम है उसी को प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसी का प्रोविडेंट फंड कंपनी एम्प्लॉयर बाउंड है देने के लिए। जो 12% का एम्प्लॉयर का लायबिलिटी है उसी एम्प्लॉय का देगा जिसका 15,000 से कम है। ये सैलरी में क्या होगा, बेसिक प्लस डीए दो चीज मिलेगा, ठीक है। हाउएवर देखिए, एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी एक्सीडिंग 50,000 कैन बिकम मेंबर ऑफ पीएफ विद द परमिशन ऑफ असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर एंड हिज एम्प्लॉयर। याद रखिए, जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो भी बन सकता है, उसको भी पीएफ का पैसा मिल सकता है। कंडीशन से उसको पीएफ कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा, प्लस उसका एम्प्लॉयर से उस एम्प्लॉय को परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब दो जन का परमिशन लगेगा, पीएफ कमिश्नर और एम्प्लॉयर। इन सच केस पीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी एज पर। इस केस में पीएफ का कंट्रीब्यूशन 15,000 पे ही माना जाएगा। मतलब 15,000 पे 12% जो 1,800 रुपया है उतना का ही एम्प्लॉयर का लायबिलिटी आएगा। समझ में आया? मिल सकता है, जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका भी पीएफ कट सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस है, ठीक। आगे आ जाइए, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, बोला जाता है 12% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए। 12% वेजेस एंड डीए का मिलाया जाता है, डीएनएस अलाउ का। एम्प्लॉय कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन अबव 12%, बट एम्प्लॉयर कैन नॉट मेक कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 12%। बोलते हैं एम्प्लॉय 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, 12 से की जगह 15% भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं कर सकता। रूल देखिए, एम्प्लॉय 12 की जगह 15% भी अपना पैसा कटा सकता है सैलरी से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर का जो लायबिलिटी है 12% का 12% ही रहेगा। अब बोलता है कि विड्रॉल फ्रॉम फंड, ये पीएफ का है सारा, पीएफ फंड से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल है देखिए। विड्रॉल फ्रॉम द फंड इज अलाउड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इस पर्पस के लिए आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं, ठीक। पहला क्या देखिए, फॉर परचेज ऑफ ए हाउस ऑफ फ्लैट और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। एम्प्लॉय को क्या है, घर चाहिए। आज तो मैं 15,000 सैलरी कमा रहा था तो मैं घर नहीं खरीद पाया क्योंकि लोअर क्लास का एम्प्लॉय के लिए। तो क्या हो गया, वो सोचा कि प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, हम उससे घर ले लेंगे। तो यही सीधा सा फॉर परचेज ऑफ ए हाउस, घर खरीदने के लिए एम्प्लॉय को पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकता है। फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, सपोज उस घर के अगेंस्ट कोई लोन लिया था, उसका भी पेमेंट के लिए वो विड्रॉ कर सकता है प्रोविडेंट फंड का पैसा। विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से सिर्फ 1 साल पहले विड्रॉ कर सकते हैं। हम आज चाहेंगे आज नहीं कर सकते हैं। मेरा एज 58 साल का रिटायरमेंट है तो 57 ईयर में ही कर सकते हैं। याद रखिए, विड्रॉल का पैसा सिर्फ पीएफ का पैसा सिर्फ 1 साल पहले ही विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉल अप टू 75% ऑफ द बैलेंस, जितना बैलेंस है सिर्फ 75% ही विड्रॉ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ अच्छे से। विड्रॉल का देखिए, पीएफ का पैसा विड्रॉ हो सकता है सिर्फ 1 साल पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं, घर खरीदने के लिए या लोन का रिपेमेंट के लिए, याद रखिएगा। और सिर्फ 75% पैसा ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए खाली कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट देखिए, घर खरीदने के लिए या घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या लोन का पैसा देने के लिए, सिर्फ इस 3 चीज़ के लिए ही पीएफ का पैसा विड्रॉ हो सकता है। एडवांसेस फ्रॉम द फंड, पीएफ फंड से हम कुछ एडवांस भी ले सकते हैं। किस किस केस में ले सकते हैं, फॉर इलनेस इन सर्टन केसेस, मुझे स्पेसिफिक बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज करने के लिए पैसा चाहिए। और फॉर मैरिज और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा का शादी करना है, बच्चा को पढ़ाना है, उसके लिए सीधा सा बात है। मैरिज और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और इलनेस, बीमार हो गए हैं तभी पैसा निकाल सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं पीएफ फंड से, या मैरिज और एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए ही लिया जा सकता है। अब आ जाता है पेंशन फंड। पेंशन फंड, पीएफ, अभी तक हम पीएफ प्रोविडेंट फंड पढ़ा रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ गए पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। देखिए, पेंशन स्कीम में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर हर महीना 8.33% कंट्रीब्यूट करता है आपका बेसिक एंड डीए का, और वह पैसा जमा होते रहता है आपका पेंशन अकाउंट में। और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मंथली कुछ पेंशन दिया जाता है, सर्वाइवल के लिए, आप जी पाए, आपका घर खर्चा चल सके, इसीलिए पेंशन दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन मतलब आपका एज हो जाएगा 58 ईयर, यदि मेरा और आपके साथ एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हुआ है कि 58 साल में आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आप पेंशन लेना चालू कर दोगे, तो उस एज में
58 ईयर में आप रिटायर हो जाओ, आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है रिटायरमेंट का, उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन समझ लीजिए, ठीक है। रिटायरिंग पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी डिसेबलमेंट पेंशन टू द एम्प्लॉय ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब डिसेबलमेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉय का हाथ पैर डैमेज हो गया, तब उसको डिसेबलमेंट के हिसाब से पेंशन मिला जाएगा, ठीक है। और एक विडो पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन, बच्चों के लिए कोई जो पेंशन मिलना चाहिए वो मिलता है, विडो लोगों को मिलता है यदि उसको वो हो जाता है। तो सिंपल सा पेंशन का 3 स्कीम है, देख लीजिएगा। अब कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर इज टू कंट्रीब्यूट 8.33 ऑफ द बेसिक एंड डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस। आप बेसिक एंड डीए समझ लीजिए, एम्प्लॉयर को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, 8.33% बेसिक एंड डीए का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है हर महीना, वो उसका पेंशन फंड में जमा होता है, और जब वो रिटायर होता है उसको मंथली पेंशन दिया जाता है उसी से, ठीक है। उसका कैलकुलेशन से कि जितना साल वो काम करेगा उसको 70 से डिवाइड करेंगे, उसका एवरेज सैलरी को इंटू करेंगे, जितना आएगा उतना पेंशन उसको हर महीना दिया जाएगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। याद रखिए पेंशन फंड में एम्प्लॉय से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, सारा जो भी कंट्रीब्यूशन जो भी जमा होता है पेंशन फंड में सारा पैसा एम्प्लॉयर बियर करता है। कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेबल बाय द एम्प्लॉयर व्हेन एम्प्लॉय क्रॉस 58 ईयर, जब उसका 58 साल का एज हो जाता है उसके बाद एम्प्लॉय नहीं देगा, उसके बाद पेंशन लेना चालू कर देगा। When pension is allowed to be taken, कब पेंशन ले सकता है, when employee age is 50 years or more, जिस एम्प्लॉय का एज 50 साल और 50 साल से ज़्यादा हो गया, when employee complete 10 year और मोर, 10 साल तक काम कर लिया, अब एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहता, अब घर में रेस्ट करना चाहता है, लो भैया पेंशन चालू कर दो इसका। या कोई एम्प्लॉय 51 साल से रिटायरमेंट लेना चाहता है, बच्चे लोग अब कमा रहे हैं, हम अपना पेंशन लेके जिंदगी जिएंगे, तो 51 साल से अब लेना चालू कर दीजिए। 2 कंडीशन, उसका 50 साल कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा 10 साल का सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसको हम लोग पेंशन दे देंगे। अब आ गया एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या इंश्योरेंस स्कीम क्या है, देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, मैं कल समझा दे रहा हूँ। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉय ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। यहाँ सीधा सा बात है, LIC का बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। चीज़ को समझिए, अगर पढ़िए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ठीक है। एक बार आप पढ़िए। देखिए एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर उसका बेसिक एंड डीए, मतलब उसका जो वेजेस है, उसका जो सैलरी है, उसका 1% वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंड द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम सेल भी उसको, जब एम्प्लॉय मर जाता है उसको नॉमिनी को 2.5 से 6 लाख तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। ये उसी के लिए कवर है जिसका सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन 15,000 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। द बेनिफिट, देखो द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉय इन हिज लाइफ टाइम बट गिवन टू नॉमिनी ऑन द इवेंट ऑफ द, सीधा सा बात है, इस चीज को समझिए। मैं 2 लाइन में इसको समझा रहा था। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्या है, एम्प्लॉय जब मर जाएगा उसका नॉमिनी को उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो इस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपना जो सैलरी और वेजेस का 1% कंट्रीब्यूट करता है और उसका अकाउंट में जमा होते रहता है। जब एम्प्लॉय मर जाता है तो उसका नॉमिनी को डेथ जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, 2.5 से 6 लाख तक का बेनिफिट उसका नॉमिनी को मिल जाता है। बस ये एक तो इंश्योरेंस स्कीम है और कुछ नहीं है। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड का कोई डिले पेमेंट करता है उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। यदि एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को टाइमली प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं दिया, मतलब उसका 60 ईयर्स एज हो गया, 58 ईयर एज हो गया और वो PF का पैसा मांग रहा है और एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, 2 साल बाद दे रहा है, तो 2 साल पर उसको 12% करके पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ PF व्हाइल इंस्पेक्टिंग टैक्स क्लाइंट अकाउंट जेरोक्स कॉपी ओनली ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई इंस्पेक्टर जो प्रोविडेंट फंड का इंस्पेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है तो वह जो जेरोक्स कॉपी लेता है अकाउंट्स का वो सिर्फ वर्किंग आवर में ले सकता है, विद वर्किंग आवर के बिना नहीं ले सकता। कैजुअल लेबर इज नॉट अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट कैजुअल लेबर को नहीं मिलता है, ठीक है। Once PF Act is allowed, then doesn't matter to reduce number of employees. एक बार आप प्रोविडेंट फंड एक्ट में कवर हो गए, आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो
फिर आपका ऑफिस का यदि एम्प्लॉय 20 से कम भी हो जाएगा तो भी आपका पीएफ रेगुलर कटेगा, पीएफ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। पीएफ अमाउंट नेवर बी अटैच विद एनी, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आपका पीएफ का पैसा नहीं रोक सकता है, कुछ भी हो जाए, एम्प्लॉयर के साथ कितना ही झमेला हो जाए, लेकिन पीएफ का पैसा नहीं रुकेगा, पीएफ का पैसा आपको मिलेगा। बस मैं बोलूँगा जब भी पढ़े आप कंसेप्चुअली पढ़िएगा, चीज़ों को समझ के पढ़िएगा, और बस याद रखिएगा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आई कैन डू। बस जब भी पढ़े ये याद रखिएगा, अपने ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस दीजिएगा कि हमसे होगा, आई कैन डू इट, हम पास करेंगे तो करेंगे और अच्छा नंबर से पास करेंगे। कंसेप्चुअली पढ़िएगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तभी भी काम आएगा आपका पूरा। ठीक है, थैंक यू।